नमस्कार दोस्तों। हम लोग वेस्टर्न रेलवे का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जिसमें ये जीआरपी का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें हम लोगों ने ये एक्सपेंडेड फॉर्म, मैच द फॉलोइंग और 10 क्वेश्चन तक क्वेश्चन आंसर देखे थे पार्ट फर्स्ट में। अब कोशिश करेंगे कि पार्ट सेकंड में इसको ख़त्म किया जाए। तो यह जो पेपर है यह 2A का पेपर है, और यह जो है सो 2A 3A सभी के लिए उपयोगी पेपर है और दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए भी उपयोगी पेपर है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो हम आगे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कंपोजिट एंड ट्रांसफ़र ग्रांट। CTG का फुल फॉर्म भी यहाँ पर हो गया कि कंपोजिट एंड ट्रांसफ़र ग्रांट इज कैलकुलेटेड एट परसेंटेज ऑफ लास्ट मंथ्स बेसिक पे। तो सबसे पहले कंपोजिट और ट्रांसफ़र ग्रांट होता क्या है कि तो कंपोजिट और ट्रांसफ़र ग्रांट जो है, जब भी कोई एम्प्लॉय का एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र होता है तो उसको CTG देने का प्रावधान है। और कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय है और वो जब वो अपना घर सेटल करता है जहाँ पर वो वर्किंग पोजीशन में थे, तो अपने जब वो घर दूसरी जगह सेटल करते हैं तो भी उसको कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट देने का प्रावधान है। तो कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट जो दिया जाता है वो लास्ट मंथ के बेसिक पे का 80% दी जाती है। CTG जो है 80% दी जाती है। और रिटायर्ड एम्प्लॉय के मामले में अगर वह रिटायर्ड एम्प्लॉय 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर, जो हाँ उसका लास्ट स्टेशन का ड्यूटी था, अगर उससे ज़्यादा दूरी सेटल हो रहे हैं अपने, तो उसको 80% लास्ट बेसिक पे का मिलेगा। और अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप में अगर हो रहा है तो 100% लास्ट मंथ के बेसिक का। और लेस देन, और अगर 20 किलोमीटर से कम है तो कितना मिलेगा? 20 किलोमीटर से कम है तो 1/3 मिलेगा। 1/3 मिलेगा 20 किलोमीटर से कम है तो। कंपोजिट ट्रांसफ़र जो है और इसमें पैकिंग अलाउंस भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, JCM रेफर टू। JCM क्या है कि JCM एक संगठन है जिसमें सभी सरकारी कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों का एक संगठन है। तो JCM का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। ये वाला ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी JCM जो है 1966 में इंट्रोड्यूस हुआ था। JCM जो है 1966 में इंट्रोड्यूस हुआ था। JCM में सभी केंद्रीय कर्मचारियों का एक संगठन है। तो कर्मचारियों का जो भी मुद्दा होता है वो प्रशासन से बात करने के लिए यह एक संगठन है JCM। जैसे रेलवे में इसी लेवल में PNM होता है, यूनियनों का संगठन है। तो 13 है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ DCRG पेबल इन द इवेंट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट। जो DCRG है जो अधिकतम है तो इसके अनुसार ये है 25 लाख। आज के डेट में 25 लाख है। अगर इस क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो पहले 20 लाख था, और अभी हाल ही में जब DA 50% क्रॉस कर गया है तो जितने भी अलाउंसेस था सभी 25% इंक्रीज कर गया है। तो जिसकी वजह से अब DCRG भी जो है मैक्सिमम 25 लाख हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, मिनिमम पेंशन और फैमिली पेंशन पेबल एज पर 7th पे कमीशन। जो मिनिमम फैमिली पेंशन या पेंशन दिया जाएगा मिनिमम, वो 9,000 रुपया है। किसी भी रेलवे एम्प्लॉय के जो फैमिली पेंशन अगर दिया जाएगा मिनिमम तो वो 9,000 रुपया है। Each of the following is not covered under definition of family for family pension। मतलब फैमिली पेंशन जो है एम्प्लॉय के डिपेंडेंट को दिया जाता है, तो बोला गया है कि इसमें कौन ऐसा है जो इसमें कवर नहीं होता है। तो डिपेंडेंट पेरेंट,
डिपेंडेंट विडो डॉटर, इम्प्लाइड सन, ये जो है ना इम्प्लाइड सन, स्टेप सन बिलो 25, ये इम्प्लाई अगर सन है ना तो ये जो है ये फैमिली में नहीं आएंगे डिफिनेशन में। डिपेंडेंट विडो डॉटर आएंगे, पेरेंट्स भी आ सकते हैं, स्टेप सन जो है बिलो 25 ऑफ एज ये भी आ सकते हैं, और जो इम्प्लाई होंगे सन वो नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है मैक्सिमम एक्स ग्रेसिया लमसम अमाउंट पेड टू द फैमिली ऑन डेथ ऑफ रेलवे सर्वेंट ड्यू टू एक्सीडेंट इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। तो एक्सीडेंट के मामले में मैक्सिमम एक्स ग्रेसिया जो है अमाउंट दिया जाएगा फैमिली ऑन डेथ ऑफ रेलवे सर्वेंट। कोई रेलवे सर्वेंट का डेथ हो जाता है, वैसे तो जो अभी नए रूल्स के अनुसार 45 लाख रुपया है, अगर कोई इस तरह के युद्ध में या किसी तरह में आक्रमण में डेथ हो जाते हैं तो उनका 45 लाख रुपीज है। अब इसमें है कि मैक्सिमम, तो ये वाला इसका आंसर होगा 25 लाख रुपया, नॉर्मल केस में 25 लाख है। कंपनसेट अलाउंस इज सैंक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अ रेलवे सर्वेंट। कंपनसेट अलाउंस जो है सैंक्शन किया जाएगा बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा एक रेलवे सर्वेंट को कब? ऑन अ रिमूव्ड या डिसमिस, ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट, जब वॉलेंट्री रिटायरमेंट होगा तो उनको कंपनसेट देने की ज़रूरत ही नहीं होगा, ऑन मेडिकल डिकैटाइजेशन, ऑन कंपलसरी रिटायरमेंट। तो इसका जो आंसर होगा ऑन रिमूव और डिसमिस। डिसमिस के स्थिति में कंपनसेट अलाउंस दिया जाता है, और वह जो है सो 2/3 होता है। कितना? 2/3। 19 नंबर का है द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ज्वाइन RELHS फॉर लेवल 7 टू लेवल 10 इम्प्लाई एज पर द 7th पे कमीशन शैल बी लास्ट मंथ्स बेसिक पे ड्रॉन। RELHS जो होते हैं, RELHS का फुल फॉर्म क्या है? पहले ये जो है RELHS का फुल फॉर्म होता है रिटायर्ड इम्प्लाइज लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम। RELHS का ये फुल फॉर्म है। अब ये कहा जा रहा है कि लेवल 7 से लेके लेवल 10 तक के अगर कोई इम्प्लॉय है, आप लोगों को पता ही होगा कि 7th पे कमीशन में सभी इम्प्लॉय का लेवल है, लेवल 1 जिसका 1800 GP होता है ऐसे करके, लेवल 2 जिसका 1900 ग्रेड पे था 6 पे कमीशन में। तो अब ये 7 से लेके 10 तक का बोल रहा है कि तो रिटायर होने के बाद ना जब उसको हॉस्पिटल की सुविधा लेनी रहती है तो इसके लिए उनको पैसा जमा करना होता है। तो इसके लिए क्या प्रावधान है, क्या सिस्टम है? वैसे तो ये 7 लेवल 7 से लेकर लेवल 10 की बात किया है, तो मैं आपको पूरा ही बता दूं, लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक जो है 30,000 रुपया जमा करना होता है। लेवल 6 वाले को 54,000 रुपया जमा करना होता है, और 7 से लेके 11 तक 78,000 रुपया जमा करना होता है। ठीक है, 12 और एबव लेवल वाले को 1,20,000 रुपया जमा करनी होती है। नंबर 137/2022 के तहत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है इन द केस ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट अंडर NPS। अगर कोई व्यक्ति वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते हैं, अगर वो NPS का एम्प्लॉय है, तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ द कॉर्पस सेल इन्वेस्टेड फॉर एन्युटी। NPS का नियम है कि आप अगर 60 साल तक नौकरी नहीं करते हैं, 60 ईयर्स तक, तो आप जो है आपको पूरी पैसा नहीं दिया जाता है। तो 60 साल से अगर पहले कोई रिटायर कर रहे हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो उनका जो है कॉर्पस जो है 80% इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 80% जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा एन्युटी के लिए, यानी पेंशन के लिए, और 20% ही मिलेगा। और अगर कोई एम्प्लॉय 60 साल के बाद, मतलब 60 साल पूरी नौकरी करने के बाद अगर रिटायर हो रहा है,
तो उसमें है कि आप में 60% जो है सो आपको निकल जाएगा और 40% का एन्युटी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है एनपीएस एम्प्लॉय ऑन सुपर एनुएशन रिटायरमेंट फ्रॉम रेलवे इज नॉट इंटाइटल टू। अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय हैं और वो पूरे 60 साल नौकरी करने के बाद जो एनपीएस में है तो वो किस चीज़ के लिए इंटाइटल नहीं होंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो उसको डीसीआरजी भी मिल देगा, एनपीएस क्रॉप कॉर्पस भी मिलेगा, रेलवे मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, तो क्या नहीं मिलेगा? पेंशन। पेंशन नहीं दिया जाएगा उसको। 22 नंबर क्वेश्चन है फिक्स मेडिकल अलाउंस इज पेड टू अ रेलवे पेंशनर रिसाइडिंग। फिक्स मेडिकल अलाउंस जो है एफएमए बोलते हैं उसको, एफएमए। अभी फिलहाल 1000 रुपया है, उसको दिया जाता है। तो उसको कब मिलेगा? जब वो 2.5 किलोमीटर से हॉस्पिटल से दूर पे रहेंगे तो उसको दिया जाता है, 2.5 किलोमीटर से दूर रहेंगे तो। 23 नंबर का क्वेश्चन है री अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्लान हेड टू अनदर। री अप्रोप्रिएशन जो है जब कोई चीज़ के लिए बजट अलॉट किया गया था, अब उसमें खर्च ना होके कहीं दूसरी जगह खर्च किया जाना है, तो इस तरह के जो सिस्टम है उसको री अप्रोप्रिएशन कहा जाता है। अब रीअप्रोप्रिएशंस के अलग अलग रूल्स हैं कि कौन कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली जो है एक ही रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू की बात करें तो डिमांड में एक ही माइनर हेड के, एक ही डिमांड के एक माइनर हेड से दूसरे माइनर हेड में हो सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पूछा गया है कि वन प्लान हेड से अनदर प्लान हेड में पावर किसके पास है, तो यह पावर जो है रेलवे बोर्ड के पास है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि नेट रेवेन्यू ऑफ अ जोनल रेलवे इज द डिफरेंस बिटवीन। नेट रेवेन्यू किसे कहते हैं? तो नेट रेवेन्यू कहेंगे टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। ये सी नंबर वाला नेट रेवेन्यू कब, तो जब ऑपरेटिंग रेशियो निकालते हैं तो उसमें नेट रेवेन्यू निकाला जाता है। तो टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। 25 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी एब्स्ट्रैक्ट आर देयर फॉर क्लासिफाइंग ट्रैफिक अर्निंग। ट्रैफिक अर्निंग जो है उसको, अर्निंग को किस किस जगह क्लासिफाई किया गया है? तो ये 3 है। एक है एक्स अर्निंग जिसको बोलते हैं कोचिंग अर्निंग, ठीक है, कोचिंग अर्निंग। ये क्वेश्चन आता है ये भी कि कोचिंग अर्निंग क्या बोलते हैं। दूसरा हेड है वाई अर्निंग, उसको बोला जाता है गुड्स अर्निंग। और तीसरा है जेड अर्निंग और उसको बोला जाता है सन्ड्री अर्निंग। सन्ड्री अर्निंग यह जो है सो रेलवे में जो अर्निंग है उसके 3 हेड है और तीनों हेड के यह नाम है। अगर आप इसके कोड के बारे में जानना चाहें तो 90 जो है कोचिंग अर्निंग है, 91 जो है अदर देन कोचिंग अर्निंग, मतलब कोचिंग से अलग जो होता है जैसे पार्सल वार्सल से जो आमदनी हो रहा है। 92 जो है सो गुड्स अर्निंग है और 93 जो है सन्ड्री अर्निंग है। सन्ड्री मतलब विविध टाइप का मिसलेनियस अर्निंग कहा जा सकता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है इरेगुलरिटी इन रीअप्रोप्रिएशन अकाउंट आर रिफ्लेक्टेड बाय ऑडिट इन एनेक्चर ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें कौन सा है? देखिए अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ बहुत सारे एनेक्चर लगा रहता है। टोटल जो एनेक्चर है अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ वह 10 है। लेकिन चूंकि इसमें पूछा गया है कि इरेगुलरिटी, तो इरेगुलरिटी जो है एनेक्चर आई में है। किसमें है? एनेक्चर आई में इरेगुलरिटी रहा जाता है। और जहाँ तक एच की बात है तो एच में रहता है लॉसेज, लॉसेज एंड एक्स ग्रेसिया, लॉसेज एंड एक्स ग्रेसिया। उसके बाद आय का तो हो ही गया इरेगुलरिटीज रीअप्रोप्रिएशन। और जे, जे में होता है मिस क्लासिफिकेशन। जे में जो होता है वो होता है मिस क्लासिफिकेशन, मिस क्लासिफिकेशन। और उसके बाद इसमें के है तो के में होता है डिफेक्ट्स इन बजटिंग, डिफेक्ट्स इन बजटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर
27 है परसेंटेज ऑफ वर्किंग एक्सपेंस टू ग्रॉस अर्निंग, उसको क्या बोला जाता है? तो अगर ग्रॉस अर्निंग का परसेंटेज जब वर्किंग एक्सपेंस से लगाया जाता है तो उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग रेशियो। भारतीय रेलवे में ऑपरेटिंग रेशियो एक रेलवे का जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है उसको जानने का यह ऑपरेटिंग रेशियो एक फार्मूला है। ऑपरेटिंग रेशियो से यह पता चलता है कि एक रेलवे को 100 रुपया कमाने के लिए कितने रुपये खर्च कर पा रहे हैं। ऑपरेटिंग रेशियो का जो फार्मूला है GWE/GE मल्टीप्लाई 100। यह फार्मूला भी क्वेश्चन में आता है। ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज को ग्रॉस अर्निंग से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे। अगर ऑपरेटिंग रेशियो इसमें जो अगर कम है यानी 90 है, यानी वो रेलवे सही हैं, उसके जो खर्चे हैं 100 रुपया कमाने के लिए 90 रुपया खर्च किया जा रहा है। लेकिन जितना ऑपरेटिंग रेशियो ज़्यादा रहेगा उतना उस रेलवे का जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है उसको खराब माना जाएगा। उसके बाद इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, उसका जो वैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो स्टोर में निकला जाता है तो उसका जो फार्मूला है कि उस साल कितने टोटल स्टोर इशू किया गया और उसको भाग दिया जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई 100 करना है, और बाकी तो ये लिक्विडिटी रेशियो अलग है। अगला क्वेश्चन है प्रोक्यूरमेंट ऑफ कंप्यूटर फॉल्स अंडर विच प्लान हेड। मैं सभी वीडियो में यही बोलता हूँ कि जो प्लान हेड है ना उस सब का नाम याद रखना है कि कौन से प्लान हेड में क्या है कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो जो पहला है कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष 2017-18 में, तो ये सही है। आरआरएस के बाद फॉर्म्ड एज अ रिजर्व फंड, ये भी सही है। यह नॉन लैप्सेबल फंड है और इसमें बोला जाया गया कि 100% रेलवे शेयर से बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है, इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी पैसा लिया गया था, तो ये वाला गलत है। 31 नंबर का क्वेश्चन है रेलवे बजट। रेलवे बजट क्या है? पार्ट्स ऑफ यूनियन बजट। आप लोगों को पता होगा कि रेलवे बजट जो है तो अब 2017-18 में मर्ज हो गया, तो अब यह क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ यूनियन बजट। क्वेश्चन नंबर 32 है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ फ्यूल फॉर रेलवे इज कवर अंडर विच ग्रांट। फ्यूल का जो खर्चा है कौन से ग्रांट में होता है? तो डिमांड नंबर 10 में फ्यूल का होता है। बाकी डिमांड नंबर 8, 9 और 5 इसका क्या नाम है आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है अर्निंग फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ रेलवे लैंड इज क्रेडिटेड टू। अगर रेल लैंड से आमदनी हो रही है तो उसको कहाँ रखा जाएगा? गुड्स रेवेन्यू नहीं होगा, कोचिंग रेवेन्यू नहीं होगा, सन्ड्री रेवेन्यू होगा, ये सन्ड्री और अदर्स रेवेन्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है एज पर रेलवे फाइनेंस कोड बजट क्या है? फाइनेंशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, तो ये सी नंबर होगा सही। 35 नंबर है द चेक एक्सरसाइज बाय रेलवे अकाउंट ऑफिस ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। रेलवे अकाउंट ऑफिस में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को चेक किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है इंटरनल चेक। इंटरनल ऑडिट जो है ऑडिट डिपार्टमेंट के यहाँ क्या आता है, टेस्ट चेक एक अलग चीज़ है। टेस्ट चेक में जो एम्प्लॉय काम करता है उसके काम को चेक करने को टेस्ट चेक कहा जाता है। स्पॉट चेक जो स्टोर में स्पॉट पर जाकर चेक किया जाता है उसको स्पॉट चेक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर पब्लिक एक्सचेकर। इसमें से कौन सा जो है फंड नहीं है? तो आप लोगों को पता ही है ये तीनों फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक फंड ऑफ इंडिया। तो ये वाला नहीं है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। क्वेश्चन नंबर 37 है अकाउंटिंग रिफॉर्म्स इन इंडियन रेलवे कंसिस्ट ऑफ। अकाउंटिंग रिफॉर्म जो है इंडियन रेलवे में कंसिस्ट है एक्चुअल अकाउंटिंग, आउटकम बजट, परफॉर्मेंस कॉस्टिंग, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 38 है इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2। बहुत बढ़िया। फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 में क्या है? तो फाइनेंशियल रूल्स है,
अकाउंटिंग प्रोसीजर है, ट्रैफिक मीटर है, नहीं है, तो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड अर्निंग। तो इसमें जो है फाइनेंशियल रूल्स फाइनेंस कोड के वॉल्यूम 1 में है, अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है अकाउंट्स कोड के वॉल्यूम 1 में है, और ट्रैफिक मैटर जो है अकाउंट्स कोड के वॉल्यूम 2 में है। क्वेश्चन नंबर 39 है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ जोनल रेलवे इज नॉन फॉर्म। एक जोनल रेलवे का जो फाइनेंशियल पोजीशन है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ब्लॉक अकाउंट। ब्लॉक अकाउंट में लोन अकाउंट और अपने पैसे से जो अकाउंट बनाया गया है उसको ब्लॉक अकाउंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डेब्ट हेड रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ। डेब्ट हेड रिपोर्ट ना एक सस्पेंस का बैलेंस है, और जो कि सितंबर में रेलवे बोर्ड को जोनल रेलवे के द्वारा हर साल के लास्ट में भेजा जाता है, डेब्ट हेड रिपोर्ट DHR। डी क्वेश्चन नंबर 41 है, इन टू पैकेट टेंडरी सिस्टम। जो भी 10 करोड़ से ऊपर के टेंडर होता है इसमें 2 पैकेट टेंडरिंग सिस्टम चलता है। तो उसमें पहले क्या होता है? पहले फर्स्ट टेक्निकल बिड ओपन की जाती है और उसके बाद कमर्शियल बिड इज ओपन। तो इनटू पे टेक्निकल ये वाला पहला वाला होगा, दोनों एक ही बार नहीं ओपन की जाती है। 40 क्वेश्चन नंबर 42 में है कि विच वन ऑफ द एबव इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम बिल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। जब कॉन्ट्रैक्टर का बिल पास होने के लिए आता है अकाउंट्स में तो इसमें से कौन सा जो है डिडक्ट नहीं किया जाता है? तो इसमें जो है एजुकेशनल सेस जो है डिडक्ट नहीं किया जाता है। बाकी किसी को जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि टाइम elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ नीड ऑफ रिक्रूटमेंट टू द फिजिकल रिसिप्ट्स ऑफ मटेरियल इज टर्म्ड एज। जो टाइम जो है कि सामान लाने मतलब सामान को परचेज करने और परचेज करने के बाद सामान को स्टोर में आने के बीच जो सामान इतने दिन में जो आवश्यकता होगी उसको पूर्ति करने के लिए जो एक समय दिया गया है तो उस टाइम को क्या कहा जाता है? तो उस टाइम को कहा जाता है लीड टाइम। उस टाइम को कहा जाता है लीड टाइम। क्वेश्चन नंबर 44 है, द रजिस्टर मेंटेन बाय स्टोर अकाउंट फॉर स्टोर बजट इज कॉल्ड। स्टोर अकाउंट में स्टोर बजट को मेंटेन करने के लिए जो रजिस्टर रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है डिपो लेजर। अब वर्क्स रजिस्टर है तो वर्क्स रजिस्टर में जो डिमांड नंबर 16 के तहत विभिन्न प्लान हेड के तहत जो वर्क होता है तो उसमें जो है सो कोई एक पार्टिकुलर काम के लिए जो रजिस्टर तैयार किया जाता है वो वर्क रजिस्टर है। लायबिलिटी रजिस्टर नाम से ही है तो उस वर्क के अगेंस्ट में जो कुछ भी लायबिलिटी बनता है तो उस तरह से लायबिलिटी रजिस्टर बनता है। और यह जो डी नंबर है मेजरमेंट बुक, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा कि बिल, तो मेजरमेंट बुक जो वर्क है और वर्क में क्या क्या मटेरियल लगा क्या क्या कितना काम हुआ वो सब मेजरमेंट बुक में लिखा जाता है। तो इसीलिए इसका होगा स्टोर के लिए डिपो लेजर। इन केस ऑफ रेट कॉन्ट्रैक्ट देखिए कॉन्ट्रैक्ट स्टोर में 2 टाइप का होता है, रेट कॉन्ट्रैक्ट और रनिंग कॉन्ट्रैक्ट। रेट और रनिंग। तो रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? रेट फिक्स रहता है, रेट फिक्स रहता है, टाइम भी फिक्स रहता है। ये नॉर्मली 1-2 साल के लिए टेंडर रहता है। जो है रेट जो है फिक्स रहता है, रेट तय रहता है, क्वांटिटी तय नहीं रहता है। क्वांटिटी जो है सो जितना मंगाना चाहे उतने रेट में मंगाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। बफर स्टॉक को इज ऑल्सो नॉन एज, बफर स्टॉक को और क्या कहा जा सकता है? जो बफर स्टॉक होता है वह एक तरह से इमरजेंसी स्टॉक भी कहा जाता है उसको, इमरजेंसी स्टॉक। क्या होता है? ये सारे क्वेश्चन स्टोर से क्वेश्चन है। तो ये स्टोर में जो 2A का पेपर होता है ना, स्टोर में इसी टाइप का नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा जाता है।
है सरप्लस स्टोर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरप्लस स्टोर बारे में बार बार पूछता है। सरप्लस स्टोर जो है दो टाइप का होता है। सरप्लस स्टोर दो टाइप का होता है। एक होता है मूवेबल सरप्लस, मूवेबल सरप्लस, और एक होता है डेड सरप्लस। तो मूवेबल सरप्लस में क्या होता है, ऐसा कोई आइटम जो 24 मंथ तक यूज़ नहीं हुआ पर आगे 24 मंथ के बाद यूज़ होने की संभावना है, एंटीसिपेटेड है, तो उसको सरप्लस स्टोर, ये मूवेबल सरप्लस कहा जाता है। और डेट सरप्लस में कहा जाता है कि 24 मंथ के बाद भी यूज होने की संभावना नहीं है, तो उसे डेट सरप्लस कहा जाता है। यानी सरप्लस दो टाइप का होता है। मूवेबल प्लस स्टोर ये बोलता है आइटम नोट मूव फॉर 12 मंथ, ये होगा आइटम नोट मूव्ड फॉर 24 मंथ। 48 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ इंपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर्म अबाउट। तो इसका होगा बिल ऑफ लैंडिंग। इंपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अबाउट उसको बोलते हैं बिल ऑफ लैंडिंग। 9 नंबर क्वेश्चन है, फॉर इंपोर्टिंग एन आइटम जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट ऑब्टेन द फॉरेन एक्सचेंज फॉर्म, ओपन मार्केट, रेलवे बोर्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कोई भी आइटम्स है जिसको इंपोर्ट किया जाता है जोनल रेलवे या प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा, और उसमें अगर फॉरेन एक्सचेंज होगा तो उसका जो आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि अ स्टेशन बैलेंस शीट इज अ। स्टेशन बैलेंस शीट जो है स्टेशन मास्टर के पर्सनल बैलेंस शीट है। स्टेशन बैलेंस शीट जो है स्टेशन मास्टर का पर्सनल बैलेंस शीट है। सिक्योरिटी स्टेशन बैलेंस शीट में स्टेशन पर जो भी अर्निंग होता है तो उस सब का डाटा ब्यौरा जो तैयार करता है उसको स्टेशन बैलेंस शीट कहा जाता है। और एक होता है अकाउंट ऑफिस बैलेंस शीट जो अकाउंट में तैयार की जाती है। 51 नंबर क्वेश्चन है, सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट इज डिपॉजिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट जो है आप लोगों को पता होगा, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट दी जाती है तो एक तो ईएमडी लिया जाता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, एक एसडी लिया जाता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, और एक लिया जाता है पीजी परफॉर्मेंस गारंटी। इसमें ईएमडी तो सभी कॉन्ट्रैक्टरों से लिया जाता है, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करता है उसमें से जो जो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो सिर्फ उसी से एसडी ली जाती है, और फिर उसी से पीजी भी लिया जाएगा। अब ईएमडी जो है, में ईएमडी जो है 1 करोड़ तक 2% लिया जाता है, 1 करोड़ से ज़्यादा 2% प्लस 0.5% लिया जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 5% लिया जाता है। तो ईएमडी जिससे 2% लिया जाता है तो वो पैसा एडजस्ट हो जाएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट में, पर परफॉर्मेंस गारंटी अलग से लिया जाता है 5%। तो ये क्वेश्चन है। तो अब ये बोला जा रहा है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कब डिपॉजिट की जाती है, एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट, आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ टेंडर, बट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। तो ये वाला होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, टेंडर फाइनल हो गया पर काम शुरू होने से पहले लिया जाएगा। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए नया क्वेश्चन है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है कहाँ बना है, तो आईसीएफ में बना है। भारत एक्सप्रेस जो है मैन्युफैक्चर किया गया है आईसीएफ, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। आईसीएफ को बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, और वो चेन्नई में है। 53 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट की जाती है। तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को सेलिब्रेट की जाती है। और 54 नंबर का क्वेश्चन है, गुजरात जो है कौन से रीजन में आता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिंदी के हिसाब से पूरे भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को 3 रीजन में बांटा है। इसमें
ए, बी और सी, ऐसे हिंदी में कर सकते हैं क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। क क्षेत्र में शुद्ध हिंदी वाले हैं, ख क्षेत्र में जो हिंदी और दूसरे लैंग्वेज में चलता है, ग में जहाँ हिंदी कम चलता है। तो गुजरात जो है सो इसमें आता है, बी में। ऑडिट ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट बाय C&AG इज कॉल्ड। C&AG का कई बार फुल फॉर्म पूछता है, C&AG का कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो वो जो करते हैं उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। 56 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ। प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन एम्स जो है, यह रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, मेट्रो रेलवे। तो इसका जो ऑप्शन होगा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के लिए यह शुरू किया गया है गति शक्ति मिशन। रेलवे में भी है, रोड में भी है, सभी जगह ये गति शक्ति मिशन शुरू की गई है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इज एसोसिएटेड विथ। नेशनल हाई स्पीड ये जो है एसोसिएटेड है बुलेट ट्रेन से, बुलेट ट्रेन से। अपॉर्चमेंट ऑफ रेलवे अर्निंग इज डन इन द केस ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि रेलवे का जो अर्निंग है तो उसका जो अपॉर्चमेंट होता है, बंटवारा होता है, वो कैसे होता है। वो तब होता है जब एक रेलवे से दूसरे रेलवे के बीच कोई ट्रैफिक होता है तो अमंग टू और मोर रेलवे। इसको समझने के लिए ऐसा समझना है कि रेलवे में जो ट्रेन से इनकम होती है, वो इनकम का जो क्राइटेरिया है वो एक होता है ओरिजिनेटिंग अर्निंग, और एक होता है अपॉर्चमेंट अर्निंग। अपॉर्चमेंट अर्निंग माने विभाजित आय। ओरिजिनेटिंग अर्निंग का मतलब हुआ कि इस प्रकार की आमदनी जो सिर्फ उसी रेलवे का हो, यानी उसी डिवीजन का हो, उसमें से हिस्सा किसी को न दिया जाए। और अपॉर्चमेंट अर्निंग का मतलब हुआ कि ऐसी अर्निंग जिसमें से दूसरे रेलवे का भी हिस्सा दिया जाए। तो ये ऐसे कैसे होता है, तो सपोज कीजिए कि कोई ट्रेन नई दिल्ली से हावड़ा जा रही है, तो इस बीच में जितने भी रेल पड़ेगी, जैसे NR, ECR, ER, तो सभी का पैसे का बंटवारा होता है। अगर 500 रुपये का टिकट है तो दूरी के अनुसार सभी रेलवे को उतना उतना पैसा देना होता है। पैसा देने का जो सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि पैसा कैश दिया जाता है। तो क्रिस के द्वारा एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें सभी रेलवे को हिस्सा का बंटवारा करके क्रिस सभी रेलवे को दे दिया जाता है। कि जैसे नॉर्दर्न रेलवे को बता दिया गया कि आपको 200 करोड़ ईस्टर्न रेलवे को देना है, इस तरह। तो इसका जब बंटवारा हो गया तो इसके बाद इसका एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC बनता है, और TC के जरिए उस पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। यह अपॉर्चमेंट ऑफ अर्निंग है। अपॉर्चमेंट ऑफ अर्निंग के बारे में मैं अपने ब्लॉग्स का लिंक इसमें डाल दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड इंस्पेक्शन नोट पार्ट फर्स्ट ऑफ अकाउंट ऑफिस इज क्लोज विद द अप्रूवल ऑफ। तो अप्रूवल ऑफ PF है। क्या बात है, MCDO टू FC इज कंपाइल्ड बाय अकाउंट ऑफिस ऑन। MCDO जो है मंथली, MCDO का फुल फॉर्म ही होता है मंथली कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल। और एक MCDO होता है और एक होता है PCDO। PCDO होता है पीरियोडिकल होता है। तो MCDO है, इसका मतलब ये हो गया कि ये मंथली जाता है। तो इस तरह जो है सो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। हम लोगों ने पूरा 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था तो देखा, और उसके बाद मैचिंग करने वाले क्वेश्चन सब थे, मैचिंग किया। उसके बाद ये एक्सपेंडेड वाला था तो एक्सपेंडेड किए, और यह वेस्टर्न रेलवे का 2A का क्वेश्चन पेपर था, इसको सॉल्व किया। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए तो और बढ़िया। धन्यवाद।